नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार। हमारी गौरैया और पर्यावरण योद्धा पटना बिहार द्वारा गौरैया बचाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में गौरैया और पर्यावरण विषय पर आयोजित ऑनलाइन परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज 4 महत्वपूर्ण हमारे वक्ता हैं और एक एक करके वक्ता जुड़ रहे हैं और जैसे ही हम लोग जुड़ते जाएंगे और उसके बाद शुरुआत हो जाएगी आज के एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जिस विषय में है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में गौरैया और पर्यावरण। ये एक खास विषय है। मैं अपने साथी निशांत रंजन, जो पर्यावरण योद्धा इन्वायरमेंटल वॉरियर है पटना कॉलेज से, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जो अभियान है उस अभियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी या जो भी है वो बताएं। निशांत जी। निशांत जी, लगता हूं उनका संपर्क नहीं है फिलहाल। चलिए, मैं आज के हमारे जो महत्वपूर्ण वक्ता है मैं उनका पहले स्वागत करता हूं। आज के महत्वपूर्ण वक्ता में डॉक्टर मेहता नागेंद्र सिंह भूवैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं और हिंदी के रचनाकार हैं, पटना में रहते हैं। साथ ही दूसरे हमारे आज के जो अतिथि वक्ता है, जो विमर्श में हिस्सा लेंगे, आप हैं श्री दिनेश कुमार, पर्यावरण प्रेमी हैं, चिंतक हैं और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आप निदेशक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे तीसरे जो वक्ता है, आज के महत्वपूर्ण वक्ता है श्री राजेश कुमार सुमन, जिन्हें पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश ट्री मैन के तौर पर जाना जाता है। उनकी पहचान है, पर्यावरणविद है। राजेश कुमार सुमन जी, समस्तीपुर में आप रहते हैं, आपका बहुत नाम है पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने को लेकर। आपका महोदय बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ेंगी, बल्कि जुड़ चुकी हैं, श्रीमती जिज्ञासा सिंह। आप स्वतंत्र लेखिका है, साथ ही गौरैया और पर्यावरण पर लेकर सुंदर रचना आपने की है। आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे पर्यावरण योद्धा इन्वायरमेंटल वॉरियर के निशांत रंजन। और इन तमाम चीजों पर हम आज बात करेंगे, जो एक सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, किस तरह से सभी घटक एक दूसरे के पूरक है, लेकिन इंसानों ने विकास और विलासिता की अंधाधुंध यातना पर्यावरण के बिगड़ते मिजाज को और बिगाड़ दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र को तार तार कर दिया है। बात गौरैया और पर्यावरण की करें तो तो गौरैया हमारा मित्र है, घरेलू पक्षी है, जो पर्यावरण का एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है। पर्यावरण के साथ साथ गौरैया का भी संरक्षण की में अहम भूमिका है, क्योंकि वह भी इस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। नहीं तो चीन जैसा हाल हो जाएगा। जब 1958 में वहां के प्रशासक ने अनाज की बर्बादी के लिए 4 पेस्ट को दोषी करार दिया था, उसमें गौरैया भी शामिल थी, और आदेश दिया कि गौरैया को चारों को मार दिया जाए। और लोगों ने चुन चुन के सबकी हत्या करनी शुरू कर दी। लोगों ने गौरैया को चुन चुन के मारा और ये स्थिति हो गई कि पूरे चीन से गौरैया विलुप्त हो गई। अनाज की बर्बादी के लिए दोषी गौरैया चीन जैसे बड़े देश से गायब हो गई। लेकिन फिर अगले साल अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद देखा गया कि हालात में कोई बदलाव नहीं आया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि गौरैया अनाज की बर्बादी नहीं करती है, बल्कि वो कीड़ों को खाती है, कीट पतंगों को खाती है और अपने बच्चों को खिलाती है, बल्कि वो सहायक है, फसलों को बचाती है। फिर मुहिम शुरू हुआ कि कैसे अब गौरैया को वापस लाया जाए। और अब देख रहे हैं कि
हमारे आसपास में एक शहर में रहती है तो दूसरे शहर में नहीं रहती, एक गांव में है तो दूसरे गांव में नहीं है, आज वो विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई है। हालांकि भारत में उसकी संख्या स्थिर है। इन तमाम चीजों पर हम आज के अपने खास वक्ता श्री दिनेश कुमार, जो निदेशक है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आज का जो विषय है उस पर रोशनी डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। फिर हम चलेंगे आज के प्रमुख जो हमारे वक्ता हैं, राजेश कुमार सुमन जी हैं, डॉक्टर मेहता नागेंद्र सिंह जी हैं, श्रीमती जिज्ञासा सिंह जी, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं श्री दिनेश कुमार महोदय के पास। आपसे आग्रह है कि आज के जो ये महत्वपूर्ण विषय है जिस पर पूरी दुनिया चिंतित है, पर्यावरण को लेकर, किस तरह से इकोसिस्टम ने हमारे पर्यावरण को का दम फुला दिया है, तो आपसे आग्रह है कि रोशनी डालें। धन्यवाद संजय जी, मेरी आवाज क्लियर है? सर आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 2 शब्द बोलने का मौका दिया। पिछली बार भी जो है, पिछले हफ्ते भी आपने मुझे ऐसा ही अवसर प्रदान किया था। विषय भी लगभग मिलता जुलता ही है और जो पुराने श्रोता होंगे वो भी शायद मुझे सुन लिए होंगे, तो मैं कोई दोहराव नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आज हम लोगों के बीच जो उपस्थित हैं, डॉक्टर मेहता नागेंद्र सिंह, जैसा कि अभी आपने परिचय कराया, भूवैज्ञानिक हैं। राजेश कुमार सुमन ट्रीमैन के रूप में विख्यात, जिज्ञासा सिंह लेखिका हमारे साथ जुड़ी हुई है, संजय जी आप स्वयं हैं ही, निशांत रंजन जी हैं, और हमारे साथ जो भी अन्य जो श्रोतागण जुड़े हुए हैं जो इस पर्यावरण की मुहिम में अपने आप को कहीं पर भी एक उपयोगी कड़ी के रूप में पाते हैं, वो आज हमसे जरूर जुड़े हुए होंगे, ऐसी मेरी प्रत्याशा है। आज का जो विषय है पारिस्थितिकी, और गौरैया तो है ही, जहाँ संजय जी होंगे वहाँ गौरैया जरूर होगी और हमारे जैसे लोगों को भी मौका मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह है, उन्होंने जो अभी अपनी भूमिका बनाई जिसकी जरूरत भी थी, जैसा कि उन्होंने कहा कि चीन के लोग जो हैं वो गौरैया को, खैर चीन के लोग क्या कर रहे हैं, भारत के लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और ये विषय है क्या। कभी कभी मैं बहुत ईमानदारी से यहाँ बैठा हुआ हूँ, ईमानदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ मैं वो नहीं बोलूंगा जो आप सुनना चाहेंगे, मैं वो बोलूंगा जो मैं समझता हूँ, और इससे ही मेरी समझ जो है वो थोड़ी आगे बढ़ेगी भी। पारिस्थितिकी और गौरैया। पारिस्थितिकी अगर हम अंग्रेजी में कहें तो इकोलॉजी कहते हैं। अब ये पारिस्थितिकी क्या है? बड़ी अजीब सी बात होती है कि जिसके बीच हम हैं, जो हम स्वयं हैं, पारिस्थितिकी हमसे अलग नहीं है। पारिस्थितिकी यानी जिस परिस्थिति में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो पारिस्थितिकी तंत्र से या इकोसिस्टम से हमें मिलता है। एक जीव के रूप में हमें जो भी चीजें चाहिए, हवा, पानी, भोजन, ये जो हमारी जो मौलिक आवश्यकता है, ये कौन देता है? ये परिस्थितिकी देती है। ये सबको मालूम है, सभी को मालूम है, फिर भी आज हमारा व्यवहार इस तरह से क्यों हो गया है कि आज हम पारिस्थितिकी के बारे में, पर्यावरण के बारे में, जो भी नाम ले ले, कहने का मतलब है मिला जुला करके एक जीवन के बारे में हम चर्चा करने बैठते हैं। संजय जी ने कहा कि आज ये एक चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय तो है ही, लेकिन सिर्फ चिंतन करने से क्या इसमें कुछ होगा? हमारी समझ, अगर हमारी बुद्धि हमारे लिए काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे पारिस्थितिकी में गड़बड़ है। जब ये मैं हमारे या अपने पारिस्थितिकी की बात कर रहा हूँ तो ये मैं मनुष्य की ओर इंगित कर रहा हूँ। मैं अन्य जीव जंतुओं को इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो प्रतिक्रिया है इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, वो मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, और शायद इंसान के रूप में हम सभी लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। एक गौरैया के व्यवहार के ऊपर ही अगर हम बात कर रहे, पारिस्थितिकी की बात जब हो रही थी, मोटे तौर पे मैं पारिस्थितिकी को इस तरीके से देखता हूँ कि अगर आप देखें तो हम लोगों ने अपनी परिभाषा के अनुसार पारिस्थितिकी के 2 मूलभूत तत्व है, एक है जैव और एक है अजैव। एक यानी जिन्हें हम जिंदा कहते हैं, जीवित कहते हैं, दूसरा जिन्हें हम जीवित नहीं कहते हैं। हालांकि मैंने कहा कि यह भी मनुष्य की बनाई हुई परिभाषा है कि हम किसे जिंदा कहते हैं और किसे हम जिंदा नहीं कहते हैं। ये हमने अपनी सहूलियत के लिए बना रखा है। वास्तव में अगर ये भी अगर हम कहें तो एक जैव और अजैव, बायोटिक और अबायोटिक कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं। हमें जो भी चीज चाहिए वो अगर मैं जीव हूं तो मैं जीवित और अजीवित दोनों ही पदार्थों से, दोनों ही चीजों से न सिर्फ ऊर्जा लेता हूं अपने जीवन यापन के लिए, बल्कि हमारे हर क्षण में जो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, कुछ हमें दिखती हैं, कुछ हमें नहीं दिखती हैं। जैसे पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, ये हमें दिखती नहीं है, ये हमारी बुद्धि के स्तर पर हमने इसको जांचा परखा है, लेकिन उसके बाद हमारी बुद्धि इस क्षेत्र में कैसे काम कर रही है ये जग जाहिर है। तो ये जो इंटरैक्शन का जो लेवल है,
इसको भी मैंने कहा ना कि ये परिभाषा हमने अपनी तरह से बना रखी है, जैव अजैव। अगर आपको मैं एक बात कहूं कि एक मनुष्य की आयु कितनी है, एक जीवित चीज का जन्म होगा और उसके बाद उसका पालन पोषण, एक जीवन यापन होगा और तत्पश्चात उसकी जो है मौत या मृत्यु होगी, यानी उसका अंत होगा। तो आदि और अंत के रूप से अगर हम देखें तो ये हमारी परिभाषा जीवों पे बड़ी आसानी से हमें समझ में आती है। लेकिन क्या एक पहाड़ की आयु नहीं होती? क्या एक नदी की आयु नहीं होती? हम किसी भी चीजों को देखें जिन्हें हम अजैव मानते हैं, उनकी भी एक आयु है। हमारी आयु थोड़ी छोटी है, हम 50 साल से लेकर के 60 साल, 70 साल, 100 साल मान ले। अगर हमारे हिंदू जो हम लोगों ने जो अपनी जो विरासत है, जिसमें हमने कई अपने शास्त्रों में पढ़ा है कि हमने 100 साल माना है, ठीक है 100 साल मान रखा है, बट 100 साल की आयु इस पूरे कॉस्मस या ब्रह्मांड के स्तर पर अगर हम देखें तो 100 साल की आयु कोई खास आयु नहीं है। एक पहाड़ की आयु जो है वो लाखों करोड़ों साल हो सकती है। तो बस बात इतनी सी है कि हमने छोटी आयु को जीवित मान लिया है और बड़ी आयु वालों को जीवित नहीं मानते हैं। और यही है कि हमारे जो इस पारिस्थितिकी तंत्र में आज मनुष्य एक जीवित प्राणी के रूप में जिस तरह से अंतःक्रिया कर रहा है अपनी पारिस्थितिकी के साथ, कहीं ना कहीं एक संतुलन जो है, जो प्राकृतिक संतुलन है, उसमें कमी आती जा रही है। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि अगर हम छोटी आयु वाले जो इस बड़ी आयु वालों के ऊपर निर्भर हैं, अगर इनके साथ हमारा तालमेल अगर बढ़िया से नहीं होगा, हमारी चाहे वो पढ़ाई हो, बुद्धि हो, उसको लिंक कीजिए ना, तो रिक्वेस्ट भेजिए, हमको ज्वाइन कीजिए स्टूडियो में। हाँ तो मैं अपनी बात आगे जारी रखता हूँ। संजय जी किसी से बात आप अपनी बात सब जारी रखें। तो यहाँ पर इस पारिस्थितिकी में मनुष्य या हमारे जैसे और प्राणी, और गौरैया कहें तो वो तो और भी अल्प आयु वाली जो है एक जीव है। अब इसमें हम सभी लोग इसका नतीजा देख रहे हैं कि जब हम अपने से बड़ी आयु वालों को अपने क्रियाकलापों से उनका संतुलन खराब कर रहे हैं, या उनकी क्या कहें, उनको एक तरीके से हम कहें तो डैमेज कर रहे हैं। डैमेज इन द सेंस कि उन्हें जो काम करना चाहिए इस परिस्थिति में, अगर हम वो काम उन्हें नहीं करने दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो है उनके लिए एक डैमेज की तरह ही हम उसको मानते हैं। और ये डैमेज भी मैं अपने लिए यानी मनुष्यों के लिए मान रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सभी लोग इस नतीजे से वाकिफ हैं कि अगर छोटी आयु वाले अपने क्रियाकलापों से उन बड़ी आयु वालों को, जिन्हें हम पहाड़ कहते हैं, जिन्हें हम जंगल कहते हैं, जिन्हें हम नदी कहते हैं, इस पारिस्थितिकी तंत्र के जो बड़े बड़े स्वरूप हैं, अगर हमारा इनके साथ किसी भी तरह का टकराव होगा तो इसका परिणाम हमारे छोटी आयु वालों के ऊपर क्या पड़ेगा। मूडी टूटा हुआ है, मूडी सर आपको नीचे कर रखिए, इतना पर हाँ आपका फोटो यहाँ दिख रहा है। सर आप अपनी बात रखें। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि छोटी छोटी चीजों को भी जोड़ने की जरूरत है, और छोटी छोटी हमारे आसपास में चाहे वो गौरैया हो, तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर और रोशनी डालें ताकि क्योंकि ये डिस्टर्ब जो नहीं बोल रहे हैं कृपया थोड़ी देर के लिए अपने माइक को ऑफ कर लें, क्योंकि मेरा बस 2 मिनट में और समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो मैं यही कह रहा था कि जब हम पारिस्थितिकी के दो जैव अजैव के रूप में मैंने आपसे अपनी बात कही, उसके बाद मैंने छोटी आयु और बड़ी आयु वाले दो बड़े वर्ग में मतलब चर्चा के हिसाब से कहा, ऐसी कोई जो है एकेडमिक्स नहीं है। तब हमारे साथ होता क्या है कि हम अल्प आयु वालों की आयु और कम हो जाती है, और दूसरी जो आयु बचती है उस आयु की गुणवत्ता भी जो है वो भी कम हो जाती है। यानी हमारी आयु छोटी हो जाती है और हमारे आयु की गुणवत्ता जो है वो खोटी हो जाती है। और शायद यही वजह है कि आज हम सब लोग चिंतित हैं। पारिस्थितिकी के बारे में चिंतित हैं या नहीं है ये अगले चरण की बात है, पर आज हम स्वयं अपने बारे में चिंतित हैं कि अगर हमारा जो तालमेल पारिस्थितिकी के साथ, इकोसिस्टम के साथ, इकोलॉजी के साथ है, क्या यह हमारी आयु की गुणवत्ता और इसकी जो है जो लंबाई हम कह लें 50 साल 100 साल जो भी है, इसके ऊपर जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, यही हमारे चिंता का मूल विषय है, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पारिस्थितिकी के साथ जो हमारा जो इंटरैक्शन का जो ये है, इस जो व्यवहार हमारा है, इसे हम लोगों ने एक इक्विलिब्रियम शब्द हम सभी लोगों ने सुना होगा, जो मैं संतुलन की बात कर रहा था। तो ये जो हमारा संतुलन है ये बड़ी महीन सी बात है और बड़ी मोटी समझ में भी आ जाती है कि ये इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं है, ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक है। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग समझते होंगे, लेकिन ये मैं छोटे तौर पे कह दूं कि जैसे जिस धरती पर हम रहते हैं ये धरती स्थिर नहीं है,
धरती का जर्रा जर्रा कोई भी स्थिर नहीं है, वो कहीं ना कहीं गति कर रहा है, घूम रहा है, नाच रहा है, रोटेट कर रहा है। या आप किसी भी चीज को देखें जो अभी है, अगले पल वो बदल जाता है। हम स्वयं की बात भी करें तो हमारे शरीर में भी, मैं अभी 1 घंटे पहले हमारे शरीर में जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, जो सेल्स थे, जो टिश्यूज थे, या जो भी आप कह ले, वो कोई भी चीज 1 घंटे बाद वही नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी हम जीवन को बिना इस चीज को ऑब्जर्व किए हुए जीते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े संतुलित तरीके से होता है। तो ये हमारा जीवन जो है, या परिस्थिति की जो है, या पर्यावरण जो है, ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। और यहीं पर खतरे की बात होती है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अगर आप जरा सा टच करेंगे तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। अगर आप पैदल चल रहे हैं, कोई आदमी आपको थोड़ा सा छू दे, आप नहीं गिरते। लेकिन अगर आप साइकिल पे हो, मोटरसाइकिल पे हो, कोई आपको जरा सा छू दे तो आपका बैलेंस खराब हो जाता है। मैं इसी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था। तो ये बड़ा नाजुक सा इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन ये बड़ा ही सस्टेनेबल तरीके से बना हुआ है। हमने नहीं बनाया है, जिस किसी ने भी बनाया हो, चाहे हम उसे भगवान कहते हो, अल्लाह कहते हो, गॉड कहते हो, इट डजंट मैटर। लेकिन ये इतना बेहतरीन संतुलन है कि इतने डायनेमिक सिस्टम में भी आप देख ले, पूरा कॉस्मस, कोई भी स्टैटिक नहीं है, सब मूव कर रहे हैं। किसी न किसी तरीके से हर चीज जो है रूपांतरित हो रही है। वो अपने मूल स्वरूप से, मूल स्वरूप को छोड़ दे तो उस मूल स्वरूप के अंदर जो है जितनी भी प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं कर रही हैं, व्यवहार कर रहे हैं, हमारे जो कार्यकलाप हैं, वो सभी जो है डायनेमिक हैं, कोई भी स्थिर नहीं है। सभी के सभी गतिज संतुलन जिन्हें हम कहते हैं उसमें है। तो मैं यही बात कह रहा था, ये विषय बहुत बड़ा है। अब गौरैया के मार्फत हम लोग इसी परिस्थितिकी तंत्र को समझने की पिछले हफ्ते भी कोशिश किए थे। आज गौरैया को हम लोग गौरैया करती क्या है। एक बात है, मैं बहुत संक्षेप में कहना चाह रहा हूँ। अगर संजय जी मेरा लंबा हो जाए तो कृपया मुझे रोक दीजिएगा। जी जी तो सब बिल्कुल। हम सभी लोगों ने, मैं ये कह रहा था कि जैसे आम खाना, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आज आम का मौसम भी है, सभी लोग आम खाते हैं। आम खाने की प्रक्रिया क्या है? अब आप कहेंगे ये अजीब सा सवाल है। सवाल अजीब नहीं है, मैं इसी तरीके से सोचता हूँ। आम जो है पारिस्थितिकी ने तैयार कर दिया, पेड़ ने तैयार कर दिया, अब उसका मौसम आ गया। अब हम उस आम को तोड़ते हैं। हो गया है मतलब और ये जो नागेंद्र मेहता जी अपनी माइक को म्यूट कर लें। जी सर। हाँ, थोड़ा सा उससे व्यवधान पड़ता है। तो आम खाने का सिंपल सा तरीका है, आम हमने तोड़ा, उसे धोया, और ना भी धोया, जैसा भी है, उसका छिलका उतारा, खाया, गुठली और छिलका फेंक दिया। अब आप ये सोचिए, इस गुठली और छिलके को हमने कहीं भी हम फेंक दें, पूरी तरह स्वतंत्र है, वो क्या होगा? वो इस पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण अंग पहले जैसा था वैसा ही बन जाएगा। मुश्किल से 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे। अब आज आप ये देखिए कि आज हमने जो इस परिस्थिति के साथ क्या किया है, हम आम को खाने के कई तरीके ढूंढ लिए हैं। कोई आम का जैम बना देता है, कोई जेली बना देता है, कोई अचार बना देता है, कोई उसके जो है क्या बोलते हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बना देता है। अब आप समझिए कि आपने एक सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पे अगर आम का कंजम्पशन किया, या अगर आपने जो है एक जैम या जेली की तरह आम का कंजम्पशन किया, तो जेली और जैम को बनाने, उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग, इन सभी चीजों में आप देखिए कि अब इसको इसी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा पुनः बनने में हमने जितने भी बाई प्रोडक्ट पैदा किए, उसमें क्या उतना ही समय लगेगा? नहीं लगेगा। कांच की बोतल हम कहीं फेंक देंगे, कैन में अगर कोई चीज पैक होकर के ड्रिंक आई है उसे हम कहीं फेंक देंगे। दूसरी बात ये आई है, इसे बनाने में कितनी ऊर्जा लगी है, एक फैक्ट्री चाहिए होता है, कई मशीन चलाने पड़ते हैं। अब आप समझिए कि इतने सारे बोझ हम पारिस्थितिकी पर डाल रहे हैं सिर्फ वही आम खाने के लिए, जिस आम को हम डायरेक्ट भी खा सकते थे। डायरेक्ट अगर मैं कहूँ तो डायरेक्ट कहने का यहाँ मतलब है कि पारिस्थितिकी जिस रूप में हमें वो पेश कर रही है, हम उसे उसी रूप में, उसी के नियम और उसी के कायदे कानून के तहत अगर खाएं तो ये बहुत ही आसान काम है। और ये जो वजह है, इसीलिए हम कई बार कहते हैं हम कचरा पैदा कर रहे हैं, प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बेसिकली ये वो बाई प्रोडक्ट है जो हमारे कंजम्पशन के हैबिट से, इस परिस्थिति के इकोसिस्टम के साथ जो एक नियम बना हुआ है, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की मैंने बात की, उसका जो रूल है, उसके तहत अगर हम काम नहीं करते हैं तब जाकर इस परिस्थिति पर ये असर पड़ता है। अब ये आम खाने की बात अगर करें, एक पौधे में मान ले कि 100 आम है, अगर हम सारे आम को वहीं पर खाकर उसकी गुठली वहीं पर डाल दें
तो उस आम का जो है पेड़ के चारों तरफ कितने बड़े बड़े पेड़ और उग जाएंगे, एक बगीचा हो जाएगा। उसके बाद वो आपस में खुद जो है एक दूसरे से जो है कंपटीशन करेंगे कि भाई एक आम का जो मूल पौधा था अब उसे उसी पोषक तत्व के लिए उसी जमीन पर अन्य पौधों से जो है उन्हें प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। इसलिए नेचर ने, पारिस्थितिकी ने ये भी व्यवस्था की है कि एक पेड़ अगर यहाँ है तो दूसरा पेड़ उतनी दूरी पर लगे कम से कम, कि दोनों के बीच में जो है पोषक तत्वों को लेकर के कोई जो है परेशानी ना हो, कोई प्रतियोगिता ना हो। इसके लिए उन्होंने कई तरह की व्यवस्थाएं बना रखी है इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। गौरैया उसका एक छोटा सा उदाहरण है जिसके तहत हम लोग आज ये समझने को, गौरैया क्या करती, किसी फल को, बीज को खाई। गौरैया तो बेसिकली जो है कुछ छोटे मोटे इंसेक्ट्स खाती है, ज्यादातर अनाज, धान, ये सब दाने खाती है। तो अगर ये खाती है और खाकर इसे कहीं दूसरी जगह ले जाती है तो ये क्या है, ये यही है कि एक आम का पेड़ जो यहाँ था, इसके फल के बीज को दूसरी जगह हम उतनी दूर पर लगाएं कि दोनों ही सरवाइव कर सके। तो पारिस्थितिकी तंत्र में दूसरा, वो कई कीट मकोड़े खा करके हमें फायदा पहुंचाती है, ये सारी चीजें हम सभी को मालूम है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसके पीछे का साइंस क्या है, नेचर किस साइंस के तहत उसने गौरैया को ये काम दिया कि भाई आप यहाँ खाना और वहां जाकर अपना मल मूत्र विष्टा करना, उसमें भी तुम्हारा बीज जो है बचा रह जाएगा, फिर धरती उस बीज से पुनः जो है। तो ये एक साइकिल है, हमारा पूरा लाइफ, पूरा कॉस्मस एक साइकिल में चल रहा है। इसी साइकिल के तहत टाइम एंड स्पेस की अवधारणा आई है जो आज हमारा क्वांटम फिजिक्स बताता है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मोटे तौर पर हम सब इस पारिस्थितिकी तंत्र के एक कैरियर है, एक वाहक है, और ये तंत्र हमारे जरिए, हमारी पीठ पर, हमारे क्रियाकलापों के आधार पर जो है ये यात्रा करता है। तो हमारी ये जो यात्रा है, मैं इस पारिस्थितिकी की बात जब भी होती है, मैं इसे पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बल्कि जीवन तंत्र कहता हूँ। तो अब हमारे बीच जो है अन्य जो है बहुत ही विद्वान लोग हैं। मैं चाहूंगा कि पारिस्थितिकी को जिस तरीके से मैंने कुछ जो इंगित किया है, इसमें उनकी ओर से मुझे कुछ और ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि मैं गौरैया का विशेषज्ञ नहीं हूँ, विशेषज्ञ तो किसी भी चीज का नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि संजय जी ने कहा, वास्तव में पर्यावरण प्रेमी, और पर्यावरण प्रेमी क्या है, हर व्यक्ति पर्यावरण प्रेमी है, क्योंकि पर्यावरण से प्रेम के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम इस पर्यावरण से, इस पारिस्थितिकी से दुश्मनी नहीं कर सकते, और अगर दुश्मनी करेंगे तो उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। और संभवतः हमारे आज के जो ये परिचर्चा है, इसका विषय भी यही है कि इस चीज में गौरैया किस तरह हमें सहायता पहुंचा रही है। तो मैं अब चाहूंगा कि अन्य लोगों को सुनूं जो गौरैया के मार्फत हमें पारिस्थितिकी के अन्य बारीकियों को समझाएंगे, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया श्री दिनेश कुमार महोदय, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस इकोसिस्टम में हम एक वाहक हैं। वाहक हम ही नहीं बल्कि इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है आपका, वो हर से, चाहे वो पेड़ों का इकोसिस्टम हो या पशु पक्षियों का इकोसिस्टम हो, जमीन का इकोसिस्टम हो, सभी एक चक्र में बंधे हुए हैं। और आपने जैसे कहा कि मैं गौरैया विशेषज्ञ नहीं हूँ और पर्यावरण विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको, तमाम हमारे जो आज के दर्शक में बताना चाहूंगा कि गौरैया संरक्षण को लेकर हम लोगों ने, हमारी गौरैया को लेकर मुहिम जो छेड़ा था लोगों के बीच में, पटना शहर के साथ साथ कई शहरों में, तो श्री दिनेश कुमार महोदय ने छंद लिखे थे गौरैया पर, बहुत ही मार्मिक छंद लिखे थे। और हर कोई, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पर्यावरणविद ही पर्यावरण की बात करे, हर इंसान को पर्यावरण संरक्षण हो या गौरैया संरक्षण हो, उसे जुड़ना होगा और जुड़ कहीं सकारात्मक पक्ष को आगे ले जाना होगा। मैं स्वागत करना चाहूंगा आज इस परिचर्चा में डॉक्टर मेहता नागेंद्र सिंह का, वो अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्री मैन, वृक्ष पुरुष की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो पुरुष वृक्ष मैन एक नवादा में भी हैं, रंजीत महतो, लेकिन आज हम बात करेंगे राजेश कुमार सुमन जी का। श्री राजेश कुमार सुमन जी समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं, लेकिन पूरे देश, नहीं विदेशों में भी इनके काम की डंका का बचता रहता है। और ये इतने झाड़ू है पर्यावरण को लेकर कि अपने पीठ पर डेमो लेके चलते हैं, अपने कैन, पानी वाले कैन में प्लांट को डाल देते हैं और नाक में ऑक्सीजन लगाते हैं। पटना शहर का डगबंगला चौराहा हो या समस्तीपुर हो या कोई भी सड़क, गली, चौक, चौराहा हो, वहां पर ये जाकर ऑक्सीजन के महत्व को बताते हैं, ऑक्सीजन नहीं, पेड़ के महत्व को बताते हैं। और साथ ही सुमन जी
एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं जहाँ बच्चों से गुरु दक्षिणा के तौर पर पेड़ देते हैं, पौधा लेते हैं, और बेटी के शादी हो, बेटी हो और तो पौधा लगवाते हैं, और शादी फंक्शन कोई भी कार्यक्रम होता है तो उनके घर पर जाकर पौधा रोपण करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सुमन जी आज की इस परिचर्चा में आप तो ये बताएं कि किस तरह से जो इकोसिस्टम में पर्यावरण को में की भूमिका में हमारा पेड़ पौधा कितना महत्वपूर्ण मायने रखता है। श्री सुमन जी नमस्ते। नमस्ते, आप सभी विद्वानों का स्वागत है। नागेंद्र जी, मैं आपको नहीं, सुमन जी से, नागेंद्र जी मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पर, मैंने सुमन जी से आग्रह किया है। राजेश कुमार सुमन जी अपने माइक को अनम्यूट करके बात करें। राजेश कुमार सुमन, डॉक्टर राजेश कुमार सुमन जी बात रखें। राजेंद्र जी अभी आपको बात बुलाएंगे, आपके पास पहुंचेंगे। जी राजेश जी अपनी बात रखें। राजेश जी जी हरि प्रणाम सर। आप तमाम अतिथियों का मैं राजेश कुमार सुमन हृदय प्रणाम करता हूँ। जिज्ञासा जी को भी नमस्ते। अरे पहले तो आप सभी नागेंद्र सर, नागेंद्र जी, डॉक्टर नागेंद्र जी अभी आप रुक जाएं। डॉक्टर नागेंद्र जी आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप रुक जाएं। अभी सुमन जी को से आग्रह किया गया है अपनी बात रखने के लिए। इस परिचर्चा में वे वृक्षारोपण करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, उस पर रोशनी डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। सुमन जी पुनः आप लोगों का हरित स्वागत है, हरित नमस्कार। नागेंद्र सर, संजय सर, थोड़ा नागेंद्र सर को। जी अरे नागेंद्र जी आप अपने कि हम लोग आज, हाँ आप बात रखिए अपना। सुमन जी अपनी बात रखें, सुमन जी अपनी बात रखें। जी हरित प्रणाम। एक्चुअली थोड़ा व्यवधान हो जाने का मैं क्षमा चाहूंगा। दिनेश कुमार सर जो पीआईबी के निदेशक हैं, आपका मैं हरित नमस्कार करता हूं। संजय सर जो पीआईबी के सहायक निदेशक हैं, मेहता नागेंद्र सिंह जी, जिज्ञासा सिंह जी, निशांत रंजन जी, आप तमाम अतिथियों का मैं हरित नमस्कार करता हूं। और संजय सर ने मुझे आज इस मंच की ओर से मौका दिया अपनी बात रखने के लिए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसा कि संजय सर ने मेरे बारे में आप लोगों को बता चुके हैं कि मैं लोगों को, खास करके देशवासियों को अवेयर करने के लिए एक सांकेतिक डेमोन्स्ट्रेशन कैंपेन चलाता हूं, प्लांटेशन करता हूं, बेटी और वन को बचाने के लिए, बेटी के तमाम मुद्दों पर मैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए मैं ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर वर्क करता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सांकेतिक डेमोन्स्ट्रेशन का मैं ऑनलाइन सेशन अभी देने जा रहा हूं। कोविड नहीं था तो हम लोग जाकर पटना में, मुजफ्फरपुर, दरभंगा से अलग अलग शहरों में जाकर भी हम इसका डेमोन्स्ट्रेट करते थे। मैं दिखाना चाहूंगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिख रहा होगा। जी दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिख रहा होगा। ये पानी का जार है और जार में पौधा दिख रहा होगा आप लोगों को, और एक ऑक्सीजन मास्क लगी हुई है, और ये मास्क में नाकों तक आ रही है। यानी कि एक सांकेतिक डेमोन्स्ट्रेशन है। इस जार में पौधा रखा गया, एक सांकेतिक डेमोन्स्ट्रेशन है ये। इससे ऑक्सीजन निकलता हुआ दिखाया गया है। मैं अपने बगल में रखा हूं। तो मैं आम जनों को जागरूक करने के लिए, हालांकि मैं प्लांटेशन तो काफी दिनों से कर रहा हूं, लेकिन जब मैं प्लांटेशन कर रहा था तो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था प्लांट हमारे लिए कितना जरूरी है। तो काफी लोग समझ भी पा रहे थे, काफी लोग नहीं भी समझ पा रहे थे। तो लोगों को समझाने के लिए
मैंने ये तरकीब अपनाई कि आपको बताने के लिए कि देखिए, हम आप लोग नहीं चाहेंगे प्लांट को लगातार कटाई करते रहे, वनों की लगातार कटाई करते रहे, हम लोग जंगलों को सफाई करके कंक्रीट का जंगल बसाते रहे, तो आने वाले समय में शुद्ध O2 की कमी होगी, शुद्ध प्राणवायु की कमी होगी, जिससे हमारे पीठ पर और हमारे बच्चों की पीठ पर आने वाले समय में ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा। तो मैं लोगों को समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, चेताने के लिए ये पिछले 2 वर्षों से सांकेतिक डेमोन्स्ट्रेशन कैंपेन चलाता हूँ। मैं बिहार से बाहर भी, मुंबई में, लखनऊ में भी जाकर, मध्य प्रदेश में जाकर लोगों को जागरूक किया हूँ। हमारा प्रयास है कि जब तक लोग चेतेंगे नहीं, आज इन्वायरमेंट को बचाने वाले की संख्या बहुत कम है और पेड़ पौधा काटने वालों की संख्या ज्यादा है। आज मध्य प्रदेश के बक्सबहा जंगल में 2,15,000 के पेड़ जो है काटे जाने हैं कृत्रिम हीरा के लिए, उसे भी बचाने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब है कि जब तक हम तमाम इंडियंस आगे नहीं आएंगे पेड़ पौधा को बचाने के लिए, तब तक हमारा एनवायरनमेंट बच नहीं पाएगा। तो हमें तमाम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, तमाम लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। अगर तमाम इंडियंस अपने जन्मदिन के बहाने ही पौधरोपण करना शुरू कर देते हैं, साल में एक ही, तो एक साल में 135 करोड़ पौधरोपण हो सकता है। 135 करोड़। अगर लोग शादी के सालगिरह पर पौधरोपण करते हैं तो मैं समझता हूं एक साल में 2 अरब पौधरोपण हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब लोग पौधरोपण को अपने संस्कार के साथ जोड़ते हैं, अपने एक संस्कार के साथ जोड़ लेते हैं, तो उस पौधा के साथ एक आत्मिक लगाव होगा, लोग उसे देख रेख करेंगे। आज हमारी सरकार प्लांटेशन करती है, लेकिन सरकार तो प्लांटेशन करके चली जाती है, सरकार के जो भी उनके फॉरेस्टर होते हैं या जो उनके मेंबर होते हैं, लेकिन हम आमजन क्या करते हैं, उस पौधा का देख रेख नहीं कर पाते। मवेशी आती है, खा जाती है, हम लोग एक लोटा पानी भी नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा एक पता नहीं अंदर से क्या कॉन्सेप्ट हो गया है कि वो सरकार का प्लांट है, हम क्यों देख रेख करें। अरे सरकार लगाई है तो क्या, उसका जो ऑक्सीजन तो हमें मिलेगी। हमारा उस पेड़ के पास घर है तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हमें फल मिलेगी, तो हमें भी देख रेख करने की आवश्यकता है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हो गया लोगों में कि ये सरकार का पौधा तो हमें हम देख रेख क्यों करें। तो हमारा प्रयास है कि हम घूम घूम कर हम लोग सेल्फी विद ट्री कैंपेन और एक ग्रीन पाठशाला चलाते हैं। ग्रीन पाठशाला BSS क्लब जो समस्तीपुर के रोसड़ा में हम लोग चलाते हैं, वहां पे हम बच्चों को, हमारी टीम जो है बच्चों को गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करवाती है और बच्चों से गुरुदक्षिणा के रूप में हम लोग पौधरोपण करवाते हैं। ये दुनिया का सबसे अनोखा और अद्भुत प्रयास है पर्यावरण को बचाने के लिए। हम तमाम बच्चों से कहते हैं कि आप 18 पौधरोपण करिए। अब 18 ही क्यों? क्योंकि एक हालिया रिपोर्ट आया था, एक मनुष्य अपने पूरे लाइफ में 18 पौधा जितना O2 जनरेट करती है उतना हम लोग ग्रहण करते हैं। इसीलिए हर एक बच्चों से हम 18 पौधरोपण करते हैं और उन बच्चों से कहते हैं कि जब भी आपका जन्मदिन होगा तो केक नहीं काटना, केक काटने के बजाय पौधरोपण करना है। जब भी आपका शादी होगा तो शादी के सालगिरह के अवसर पर केक काटना है, या जब भी आपको जॉब होगा तो मेरे पास आओगे तो मिठाई के बदले पौधा लेके आना है। तो एक छोटा सा बदलाव लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जब यहाँ ग्रीन पाठशाला में स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है या गणतंत्र दिवस समारोह होता है, तो हम लोग बच्चों को प्रसाद के रूप में जलेबी नहीं देते हैं, हम लोग तिरंगा वाला आम का पौधा भेंट करते हैं। वो मैंगो ट्री होता है जिसका हम लोग नाम तिरंगा वाला पौधा रख देते हैं और तमाम बच्चों को हम लोग उस अवसर पे भेंट करते हैं और उनसे कहते हैं कि ये इस पौधा का भी नाम तिरंगा वाला पौधा रखना है। तो एक छोटा सा बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं और सेल्फी विद ट्री कैंपेन के माध्यम से हम लोग जगह जगह, खास करके हम लोग शादी के समय बरमाला जो होता है, बरमाला के समय बर वधू को पौधा भेंट करते हैं और बर वधू को पौधा भेंट करके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पौधरोपण करके अपने गृह जीवन की शुरुआत करना है। हम जब किसी भी जन्मदिन पे पहुंचते हैं या मुंडन में पहुंचते हैं या श्राद्ध क्रम पे पहुंचते हैं तो हम पौधा भेंट करते हैं। आज हम हमारे हिंदू कल्चर की हम बात करें तो एक श्राद्ध क्रम, वैसे तो 16 संस्कार होता है, पहला गर्भधारण होता है और अंतिम होता है दाह संस्कार, इसके बाद कोई संस्कार नहीं होता है। लेकिन एक होता है श्राद्ध क्रम होता है जिसके अवसर पे लोग भोज करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। तो लोगों से मैं कहता हूं कि ये भोज करते हैं, आप लाखों रुपया खर्च करते हैं तो उस खर्च को आप सीमित कर सकते हैं, कम खर्च कर सकते हैं।
आप वहां पूर्वजों के सम्मान में पौधरोपण करने का एक परंपरा बनाएं। अगर आप 11, 21 या 101 पौधरोपण कर देते हैं तो जब जब उस पेड़ का फल खाएंगे, छाया ग्रहण करेंगे, लकड़ी प्राप्त करेंगे, तो आप अपने पूर्वजों को याद करते रहेंगे। तो हमारा प्रयास है कि हर अवसर पर एक पौधरोपण करने का एक परंपरा डेवलप हो, एक रिवाज डेवलप हो, एक संस्कार में शामिल हो। आज मैं 4,500 साल पहले की बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं, उस समय के हमारे पूर्वज इतना विकसित हुआ करते थे कि प्रकृति को भगवान मानकर वो लोग पेड़ पौधा की पूजते थे। उस समय से वो लोग पेड़ पौधा की पूजते आ रहे हैं और आज हम लोग उन्हीं के वंशज पेड़ पौधा को काटने पर तुले हुए हैं। लगातार हम लोग काटते रहे पेड़ पौधा को, वह दिन दूर नहीं जब हमारे पूरा इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ जाएगा। आपने देखा कि लास्ट टाइम दिल्ली का आबो हवा जहरीली हो गई थी, वहां क्लाइमेट इमरजेंसी लगाना पड़ा था। क्यों? इसके लिए हम तमाम लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग धड़ल्ले से पेड़ पौधा कटाई करते जा रहे हैं, धड़ल्ले से हम लोग निजी वाहन का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। आज निजी वाहन का इस्तेमाल करने से, स्वचालित वाहनों के इस्तेमाल करने से वहां के आबो हवा में CO की मात्रा, सल्फर की मात्रा, सीसा की मात्रा काफी ज्यादा मात्रा में घुल चुकी होती है। PM 2.5 ज्यादा मात्रा में घुल चुकी होती है। PM 10 ज्यादा मात्रा में घुल चुकी होती है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर लगातार दूषित प्राणवायु सांस के रूप में लेते रहे, वो लोग लंग्स कैंसर का शिकार हो सकते हैं। तो लास्ट टाइम दिल्ली में भी क्लाइमेट इमरजेंसी लगाना पड़ा था। बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की मनाही कर दी गई थी। तो हमें चेतने की आवश्यकता है, हमें सुधरने की आवश्यकता है। आज हम लोग विलासिता पूर्ण जीवन जीने के लिए हम लोग धड़ल्ले से AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग स्कूलिंग लाइफ में पढ़ते भी हैं कि AC, वॉशिंग मशीन और फ्रिज से CFC गैस निकलती है और CFC गैस से CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिससे हमारे ओजोन लेयर में छेद होता है। और हम जानते हैं कि 1986 में ओजोन लेयर में छेद हो गया था अंटार्कटिका में। समझो कि वहां पे अंटार्कटिका पे मानव का बसावट नहीं है। अगर मानव का बसावट होता तो लोग त्वचा कैंसर का शिकार हो गए होते। तो हमें इन तमाम चीजों को भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हमें विलासितापूर्ण जो आज जीवन जी रहे हैं, हमें कम से कम विलासितापूर्ण जीवन जीने की ओर अग्रसर होना चाहिए। और जब तक हम जंगल को नहीं बचाएंगे तब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे। आज कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन के हाहाकार मचा हुआ था, पूरे देश को सिखा दिया कितना महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन हमारे लिए। छोटा सा कंट्री में भूटान की बात करूं, भूटान में मोर देन 70% जंगल है। या हम अपने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, इन तमाम स्टेट में मोर देन 70% जंगल है। लेकिन कोविड में सबसे ज्यादा इफेक्टेड हम लोग सेंट्रल इंडिया या महाराष्ट्र का एरिया था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का एरिया उतना इफेक्टेड नहीं था, क्योंकि वहां पर जंगल ज्यादा है, पेड़ पौधे ज्यादा है, ऑक्सीजन लेवल वहां का मेंटेन है। और हमारे यहाँ अगर हम बिहार की बात करें, बिहार का काफी चिंतनीय है, बिहार में मात्र 8% जंगल है। अगर हम बिहार की बात करें तो ओनली 8% है विकिपीडिया के अनुसार। हालांकि सरकार बढ़ा चढ़ा कहती है 15% की समथिंग कहती है, लेकिन विकिपीडिया 8% बताती है, जबकि 33% होना चाहिए। और इंडिया की हम बात करें तो 24.56% है, जबकि 33% होना चाहिए। तो हम कुल मिलाकर ग्रीन पाठशाला और सेल्फिविटी कैंपेन के माध्यम से लोगों में जनचेतना लाने की कोशिश करते हैं कि आप पौधरोपण करिए। अभी पौधरोपण नहीं करेंगे तो आने वाले समय में शुद्ध O2 की कमी होगी। इसके साथ साथ हम लोग बिहार के 2 गांव को गोद ले रखे हैं और दोनों गांव को कार्बन निगेटिव गांव बनाने के लिए, गांव को इको विलेज के रूप में डेवलप करने के लिए, गांव को ग्रीन विलेज के रूप में डेवलप करने के लिए, बेटी और बहन को बचाने के लिए हर घर के दरवाजे पर हम लोग बेटी के सम्मान में, बेटी के नाम से मैंगो ट्री लगाते हैं। ये समस्तीपुर का आलमपुर गांव है और बेगूसराय जिला का सागी गांव है। हम लोग जाते हैं वहां पर, जिस घर में बेटियां पैदा होती है तो हम लोग बेटी के नाम से रोपण करते हैं। अब बेटी के नाम से ही क्यों?
कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि बेटी के नाम से है क्यों? क्योंकि आजकल हम लोग जो बेटी को थोड़ा हेट दृष्टिकोण से देखते हैं, बेटी को भ्रूण मार देते हैं। बिटिया पैदा होती है तो लोग दुख मनाते हैं, बेटा पैदा होता है तो लोग मिठाई बांटते हैं। तो मैं उसी एक दूरी को थोड़ा दूरी को काटने का कोशिश करता हूँ पौधरोपण करके। अगर पौधा जो है कल दिन बिटिया शादी करते हैं तो ससुराल चली जाती है और पौधा उनके नाम से रहेगा। जब जब उनके माता पिता फल खाएंगे, छाया ग्रहण करेंगे, लकड़ी प्राप्त करेंगे तो अपनी बिटिया को याद करते रहेंगे। तो छोटा सा प्रयास है हम लोगों का कि हम बेटी को भी और पर्यावरण को दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इन तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग कार्य करते हैं। और जहां तक गौरैया की बात है तो गौरैया पर मेरा खास अनुभव नहीं है, संजय सर का विशेष आग्रह हुआ तो मैं अपना जो निजी अनुभव था, जो मैं पर्यावरण पे काम करता हूँ, इन तमाम अनुभव को शेयर किया हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तमाम बड़े बड़े पर्यावरणविद हैं, हमसे ज्यादा अनुभव रखते हैं आप लोग। जो भी त्रुटि हो इस दौरान मुझे क्षमा करेंगे। बहुत बहुत हरित धन्यवाद संजय सर। शुक्रिया राजेश कुमार सुमन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होगी तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा। और जिस तरह से आप कई सालों से, कोरोना काल के पहले से आप अपने पीठ पर प्लांट लगाकर और एक डेमो लेके बताते हैं कि हमें ऑक्सीजन लेके चलना होगा। और कोरोना काल ने हमें बताया कि किस तरह से सिलेंडर लोग के पीछे लोग भागते रहे। पेड़ों की कटाई पर्यावरण को असंतुलित करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। लोग घरों में गमले लगा लेते हैं, लेकिन गमलों से नहीं होगा। अगर पेड़ों का, अगर पर्यावरण को संतुलित करना है, अगर हमें स्वच्छ हवा चाहिए तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना होगा और हमें जंगल को बचाना होगा। एक वन का कंसेप्ट को आगे लाना होगा। हम चलेंगे डॉक्टर मेहता नागेंद्र प्रसाद सिंह के पास, लेकिन उससे पहले हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं श्रीमती जिज्ञासा सिंह स्वतंत्र लेखन का काम करती हैं। और उनसे मैं आग्रह करता हूं कि एक गौरैया पर अपने एक कविता पाठ कर करें। तो उसके बाद हम जानेंगे गौरैया संरक्षण पर। डॉक्टर मेहता नागेंद्र सिंह से गौरैया संरक्षण पर बात करेंगे। पहले हम एक कविता सुनते हैं श्रीमती जिज्ञासा सिंह जी से। जी जी जी, धन्यवाद सर। नागेंद्र मेहता जी नमस्कार, दिनेश कुमार जी नमस्कार, राजेश कुमार सुमन जी नमस्कार, निशांत रंजन जी नमस्कार। मैं गौरैया के ऊपर बहुत दिनों से कविता लिख रही हूँ। विशेषकर मुझे पर्यावरण पे कविताएं लिखना बहुत पसंद है, परंतु मुझे गौरैया या पर्यावरण हो, तालाब हो, नदी हो, धरती हो, पेड़ पौधे हो, सब पे कविताएं लिखना पसंद है। लेकिन इधर बीच मैंने कुछ दिनों से गौरैया के ऊपर बहुत सी कविताएं लिखी, जिनमें मुझे 4-5 कविताएं अपनी बहुत पसंद है। हुआ ये कि मेरी बेटी छोटी सी थी तो मैंने नया घर बनवाया था और पीछे के साइड में कुछ पेड़ लगे थे जो कट गए अचानक। और उसमें से क्या हुआ, कुछ पक्षी जो है हमारे आंगन के रास्ते, हमारे यहाँ जो पानी का पाइप था उसमें घोंसला बनाने लगे। फिर उसमें घोंसला बनाया। एक दिन क्या हुआ कि उसमें से कुछ बच्चे गौरैया के नीचे गिर गए। तो उसको मेरी बेटी ने बड़े प्यार से पाला और जो है जूते के डिब्बे में, फिर उसको हमने जो है पिंजड़े में रखा। फिर उसको हम अपने तरीके से पालते रहे। हमें थोड़ा जो भी जानकारी थी, फिर मैंने नेट से जानकारी हासिल की और बताया, बेटी को भी बताया और खुद भी उसको पालते रहे। बहुत दिनों तक वो रही। फिर एक दिन ऐसी अचानक बेटी खेलते, जब वो गौरैया उड़ने लगी तो बेटी मेरी लेके गई तो उसका पिंजड़ा खुल गया और गौरैया उड़ गई। बेटी बहुत उदास हुई। तब मैंने एक कविता लिखी थी उसके लिए, जिसको मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। गौरैया और मेरी गुड़िया। गौरैया और मेरी गुड़िया दोनों बचपन से हैं एक जैसे। मैं कहती हूँ कुछ, वो सुनते हैं कुछ और करते हैं कुछ। दोनों को पिंजरा पसंद नहीं, दोनों समय की पाबंद नहीं। दोनों आसमान छूने को आतुर, अपने को समझती दोनों चतुर। एसी की जाली में जन्मी गौरैया, उड़ान भरते ही गिर गई मेरी अंगनैया। गुड़िया ने उठाया, दुलराया, माँ की तरह सीने से लगाया। जूते के डिब्बे में घर बनाया, जो खाती गौरैया वही खिलाया। बस क्या था, दोनों का हौसला था,
बस क्या था, दोनों का हौसला था। चिड़िया रानी फुर फुर उड़ने लगी, चिड़िया रानी फुर फुर उड़ने लगी, गुड़िया भी संग संग दौड़ने लगी। एक पिंजड़ा मंगाया गया, एक पिंजड़ा मंगाया गया, गौरैया का घर सजाया गया, ऐसे घर की नई दुल्हन हो जैसे। अब जीना एक दूसरे के साथ था, अब जीना एक दूसरे के साथ था, एक के बिन दूजा उदास था, दोस्ती परवान चढ़ी, एक दिन बदली उमड़ी घुमड़ी, एक दिन बदली उमड़ी घुमड़ी। चिड़िया ने रखी एक ख्वाहिश, गुड़िया से करी नन्ही सी फरमाइश, थोड़ा बाहर निकालो ना, थोड़ा बाहर निकालो ना, बादल दिखाओ ना, प्यारी सखी मेरी अखियां बहार देखने को हैं तरसी, प्यारी सखी मेरी अखियां बहार देखने को हैं तरसी। अविश्वास, दोनों में अविश्वास की नहीं थी कोई बात। गुड़िया ने पिंजरा खोला, खुला आसमान देख चिड़िया का दिल डोला, वो उड़ गई पंख फड़फड़ा के, मेरी गुड़िया रोई चिल्ला चिल्ला के, वो उड़ गई पंख फड़फड़ा के, मेरी गुड़िया रोई चिल्ला चिल्ला के। मैं रह गई हतप्रभ, मैं रह गई हतप्रभ, नादान गुड़िया आज भी है स्तब्ध, चुपचाप ऊपर देखती है और कहती है, चुपचाप ऊपर देखती है और कहती है, मेरी चिड़िया उड़ी नहीं, मेरी चिड़िया उड़ी नहीं, उसे हवा उड़ा ले गई अपने साथ। वो रोती होगी माँ, वो रोती होगी माँ, जब उसे आती होगी मेरी याद। शुक्रिया जिज्ञासा सिंह जी, आपने बहुत सुंदर कविता का पाठ किया। गौरैया की, गौरैया से सब लोग जुड़े हुए हैं, बचपन जुड़ा हुआ है और याद करते हैं जब हम लोग अपने पुराने दिनों को, तो गौरैया को किस तरह से पकड़ते थे, आंगन में जब आती थी, खुदकती थी, कूदती थी। आपसे दोबारा हम आएंगे, एक और कविता आपसे सुनेंगे, लेकिन हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, जुड़ चुके हैं डॉक्टर मेहता नागेंद्र सिंह, पर्यावरणविद हैं और खुद डॉक्टर मेहता नागेंद्र सिंह का दावा है कि 30 साल से गौरैया संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में ये काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि 30 साल का जो आंकड़ा इन्होंने पेश किया है वो करते रहते हैं, उस पर एक अलग सवाल है। मैं जानना चाहूंगा आज डॉक्टर मेहता नागेंद्र सिंह से कि आप 30 साल से जो गौरैया का संरक्षण करते आ रहे हैं और आज जो गौरैया को लेकर पूरा विश्व चिंतित है, देश चिंतित है, हालांकि एक आंकड़ा है, हाल में ही 2020 का एक आंकड़ा है जो सर्वेक्षण हुआ था भारतीय पक्षी के सर्वेक्षण में, ये खुलासा हुआ कि गौरैया हिंदुस्तान में गौरैया की संख्या स्थिर बनी हुई है। पिछले 50 साल से गौरैया स्थिर बनी हुई है। ये अलग है कि एक जगह से दूसरी जगह वो पलायन कर गई। तो डॉक्टर मेहता नागेंद्र जी से आग्रह होगा कि वे कैसे उन्होंने 30 साल से जो गौरैया का संरक्षण किया और आज इस इकोसिस्टम में गौरैया का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, उस पर रोशनी डाले, प्रकाश डाले। डॉक्टर मेहता नागेंद्र सिंह जी नमस्ते। आप सबों का बहुत सुंदर वक्तव्य सुना, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। मित्रों, आज बहुत ही गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा के लिए बैठे हैं। 20 मार्च 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। उसमें उसका थीम जो था आप सभी जानते हैं, फिर भी श्रोताओं के लिए मैं कहना चाहता हूं कि उसका थीम था आई लव स्पैरो, मैं गौरैया से प्यार करता हूं। अरे भाई, प्यार करने से काम नहीं चलेगा। प्यार तो दूर से भी आप कर रहे हैं, नजदीक से नहीं कर रहे हैं उसे। जब उसके घर निकासी कर दिया और अब कहते हैं कि आई लव स्पैरो, ये मजाक की बात है, माफ कीजिएगा। जैसा कि संजय जी ने बताया, मैं विगत 40 साल से गौरैया पर पूरे देश में सर्वेक्षण किया हूं। चूंकि व्यवसायिक रूप से मैं सर्वेक्षक हूं, जियो साइंटिस्ट हूं, पर्यावरण पर अध्ययन किया, विषय पढ़ा भी रहा हूं, कई किताबें हैं हमारी। मित्रों, आप लोग बहुत ही लगनशील, क्रियाशील व्यक्तित्व हैं, पर्यावरण के सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे देखिए सुमन भाई,
अजब तरीके से, दिनेश जी अपने तरह से, जिज्ञासा जी अपने तरह से, और संजय जी का तो बात ही निराली है। वो तो अभी के वर्तमान समय में मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा गोरैया के साथ निवास करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, वो है संजय कुमार। डॉक्टर मेहता नागेंद्र जी, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हम चाहते हैं कि आप ये बताएं कि आपने 40 साल पहले की बात की कि गोरैया संरक्षण पर आपने सर्वे किया। आखिर आपने, हम लोग तो बहुत बाद में जुड़े, क्योंकि दिलावर, इंजीनियर दिलावर जो है 2008 से गोरैया संरक्षण में जुड़े हुए हैं। सलीम अली साहब भी बहुत बाद में जुड़े हैं। जिस तरह से आपने 40 साल का आंकड़ा बताया, तो आपने जो सर्वेक्षण किया था कि कैसे गोरैया विलुप्ति के कगार पर आ गई 40 साल पहले के, उसमें थोड़ा हमारे तमाम श्रोताओं का ज्ञानवर्धन के तो बड़ा अच्छा लगेगा। डॉक्टर मेहता नागेंद्र जी। बहुत अच्छी बात है। मैं 3 कारण बताना चाहूंगा कि गोरैया हमसे दूर क्यों चली गई। पहला कारण है कि जिस तरह से हम मानव के लिए रोजी रोटी, मकान चाहिए, उसी तरह गोरैया को भी चाहिए दाना, पानी, आवास और आपका प्यार। ये तीनों चीज हम धीरे धीरे भौतिकता में आकर के भूल गए। जो गोरैया मेरे आंगन की नर्तकी रही, फुदक फुदक कर नाच दिखाती रही, हमारे बच्चों के साथ हिल मिलकर खेलती रही, हम भौतिकता में आकर उसे तिरस्कार कर दिए। मित्रों, गोरैया आएगी, गोरैया आ रही है। वो पहचानती है कि हम लोग, हम मानव, कोई न कोई हमारा खेवनहार होगा ही। मित्रों, 2 चीज मैं कहना चाहूंगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे देश, पूरे विश्व में जो काम हो रहा है, उसको 2 श्रेणी में बांटता हूं। एक है प्री फैक्टो वर्क, दूसरा है पोस्ट फैक्टो वर्क। पोस्ट फैक्टो वर्क में लाखों करोड़ों आदमी काम कर रहे हैं इस विषय पर, लेकिन प्री फैक्टो वर्क में चंद लोग ही अपना समय दे रहे हैं। प्री फैक्टो का मतलब है कि समस्या नहीं आवे, प्रदूषण नहीं फैले, पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो, इसके लिए जन जागरण का सवाल उठता है और उस जन जागरण के लिए साहित्य का निर्माण करना अनिवार्य है। तो प्री फैक्टो वर्कर जो है वो जन जागरण के लिए बहुत जरूरी है, जो साहित्य उसका निर्माण में लगे हुए थे। आज पूरे देश में, भारत में 4 व्यक्ति थे प्री फैक्टो वर्कर, जिसमें 3 दिव्यलोकी हो गए। डॉक्टर A.K. अग्रवाल, मंत्री माधव दवे और अनुपम मिश्र। मात्र मैं अकेला बचा हूं। विगत 25 साल से मैं साहित्य, पर्यावरण साहित्य सृजन में लगा हूं। जन जागरण के लिए मैं मसौदा तैयार कर लोगों के पास देता हूं। अब रही गोरैया की बात, आइए हम गोरैया को कैसे वापस घर बुलावें। 3 बेसिक आधार है, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं और फिर दोहरा रहा हूं कि उसको दाना पानी का इंतजाम कीजिए। आपके आंगन में अगर आंगन नहीं हो तो छत पर
थोड़ा दाना और पानी छोड़ दीजिए। दूसरी बात कि शहर में हम पक्के मकान बना गए, गुड़ैया इससे भी रूठ कर चली गई कि जिस आंगन में, जिस छत पर, जिस छज्जे पर, जिस खिड़की पर मैं जाती थी वो समाप्त हो गया। मित्रों, अभी भी समय है, आप मिस्टर संजय से उदाहरण लीजिए, उनके घर को आप देखिए कि गुड़ैया के लिए कैसे आवास का निर्माण किए हुए हैं। आप चले जाइए ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्यालय में, डॉक्टर गोपाल शर्मा को देखिए, वो गुड़ैया के लिए कैसे आवास बनाए हुए हैं। और ये दो उदाहरण को लेकर हम आगे की कार्रवाई करें, बहुत उत्तम होगा। दूसरी बात, गुड़ैया का सब आप लोग सब जानते हैं, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं और ये याद दिलाते हुए दबाव भी डाल रहा हूं कि हम इस तरह का काम करें ताकि गुड़ैया फिर वापस आवे। परिसर में पेड़ पौधे का होना बहुत जरूरी है। मीडियम साइज के पौधे का आविष्कार हो चुका है, अगर वो आप परिसर में लगाते हैं तो 10 फीट 15 फीट से ज्यादा की ऊंचाई ग्रहण नहीं करेगी। ऐसे पेड़ पौधे को आप अवश्य लगाएं और घर के पक्के मकान के चारों तरफ छज्जे पर उसका घोंसला रखें, दाना पानी रखें। दूसरी बात कि कहते हैं लोग कि इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र से जो रेडिएशन निकलता है उससे भी गुड़ैया उसके छोटे बच्चे आहत होते रहते हैं। मैं पूर्णतः इस बात पर सहमत नहीं हूं, इस बात पर पूर्णतः सहमत नहीं हूं, लेकिन सावधानी तो बरतनी है। अगर हम उसको हरियाली का परिवेश अपने घर परिसर में दे दें तो आपको जान करके यह खुशी होगी कि पेड़ पौधे की पत्तियां विकिरण को भी ग्रहण करती है। अगर आप परिसर में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं तो विकिरण का असर जो है वो सहनीय हो जाएगा गुड़ैया के लिए। तीसरी बात है, उसे प्यार दीजिए बच्चों की तरह। जैसे हम अपने बच्चों को प्यार देते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, उसी तरह से गुड़ैया को भी आप प्यार दीजिए, उससे प्यार कीजिए। मित्रों, समय ज्यादा हो गया है। अब बात रही जिज्ञासा जी को बड़ी बड़ी बधाई कि उन्होंने कविताएं सुनाई। मैं भी चाहता हूं जी। अभी नागेंद्र प्रसाद जी, मेहता नागेंद्र जी आपके पास लौटते हैं, इस पर चर्चा को आगे बढ़ा के आपके पास आते हैं। अभी आपके पास हम अभी चलते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि गुड़ैया को बचाना है, गुड़ैया को अपने आंगन में बुलाना है तो आपको प्यार देना होगा, दाना पानी रखना होगा। और आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बात बताई, एक आप पर्यावरणविद भी हैं, और जिस तरह से पृथ्वी से फुटबॉल के 27 मैदानों के बराबर जंगल बर्बाद हो रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हर साल 200 वर्ग किलोमीटर के बराबर जंगल हम खो रहे हैं। और आपने अच्छी बात कही कि अगर हम अपने आसपास पेड़ों को लगाए, पौधे को लगाए, तो हम फिर से अपने इकोसिस्टम को बचा सकते हैं, सुधार सकते हैं। और हम चलते हैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री दिनेश कुमार जी के पास, और उनसे क्योंकि समय हो चला है अब बाइंड अप करने का, लेकिन जानना चाहेंगे कि आज के इस महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। श्री दिनेश कुमार जी। संजय जी, धन्यवाद परिचर्चा में फिर से मुझे अवसर देने के लिए। मैं सुन रहा था अभी राजेश कुमार सुमन जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैं अभी उनको देख नहीं पा रहा हूं। उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। उस पे उनकी बातें सुनकर ही मुझे ये ख्याल आया, और ख्याल इसलिए आया कि शायद मैं भी वो काम कर रहा हूँ, बहुत छोटे स्तर पे नहीं बल्कि निजी स्तर पे कहा जाए, उसका कोई स्तर नहीं है। उन्होंने जैसे कहा, मैं नोट कर रहा था कि लोग अपने जन्मदिन पे
शादी ब्याह के सालगिरह के मौके पर या किसी भी ऐसे मौके पर कम से कम अगर हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए तो भारत की जो जनसंख्या है 130-135 करोड़, आप समझ लीजिए कि एक वर्ष में कम से कम इतने पौधे तो लग जाएंगे। इसमें कुछ बच जाएंगे, कुछ नहीं भी बचेंगे, जो कि प्रकृति का नियम है। लेकिन अगर आधी संख्या भी बच जाती है पौधों की, तो समझिए कि हम एक साल में कितना जो है हमारे पास वृक्ष हो जाएंगे। पहली बात तो उनकी जो बात थी उसमें मैं यही एक कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ पेड़ की जो उन्होंने अभी जो एक वो शायद ग्रीन पाठशाला चलाते हैं, तो कई लोग कहेंगे जैसे हमारे जैसे लोग जो अपार्टमेंट वासी हो चुके हैं, सुविधा जीवी हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, अब हम लोग ये सोचते हैं कि भाई अपार्टमेंट में गमले तो लगा सकते हैं, पौधे तो नहीं लगा सकते। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस पारिस्थितिकी के तहत जो है, जैसे संजय जी वो भी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, लेकिन जितनी हरियाली जरूरी है उन्होंने अपने लिए तो बनाया है कि नहीं बनाया है, सोच कुछ भी रही हो, लेकिन वास्तव में सारे कार्य हमारे अपने लिए ही होते हैं। उन्होंने एक पर्यावरण दे रखा है ताकि चिड़िया वहां पर आती है, उनके साथ बातें करती है, मिट्ठू आता है, बिस्किट खाता है, बातचीत करता है। उन्होंने एक अलग लेवल का जो है, खैर इसके लिए उन्होंने काफी वर्षों तक तपस्या की है। जैसे मेहता नागेंद्र जी ने 40 साल से जो है पर्यावरण और चिड़िया के ऊपर काम किया है। इस पे मेरा सिर्फ एक ये सुझाव था जो मुझे राजेश कुमार सुमन जी से ही ये ख्याल आया कि आप अपने घर में जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। अगर पौधे नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम एक पेट यानी पालतू जीव अपने साथ रखिए, तोता रखिए, गौरैया रखिए, कुत्ता रखिए, जो भी संभव है वो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पौधे से जुड़ना, पशु से जुड़ना, किसी भी जीव से जुड़ना, घूम फिर करके ये वही काम है। अगर आप गौरैया, तोता, कबूतर कुछ भी अगर पालते हैं तो आपको उनके लिए जो चाहिए उसमें आप देखिए उनके लिए आप क्या देंगे। अपार्टमेंट वासी तो उन्हें हरियाली दे नहीं सकते, पेड़ की डाली दे नहीं सकते, तो आप जो है, मेरा ये कहना है कि आप एक पशु ही रख लीजिए जो आपके साथ रहे। वो आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाता है। मैंने स्वयं जो है, मैं कोई कुत्ता प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जिस किसी वजह से हम उसके साथ रहते हैं, एक छोटा सा पशु है जो हमारे इस छोटी सी मेरी जो है इंसानी पारिवारिक दुनिया में, उसका भी जो है योगदान है। आप जब रखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो जीव आपको क्या क्या चीज सिखाता है, बशर्ते आप सीखने को तैयार हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो जिस विधि से भी ये शुरुआत कर सकते हैं वो करे। हमारे यहाँ एक जो है बहुत ही एक तरह से मैं उसे बीज मंत्र ही मानता हूँ, लेकिन लोग ऐसे कहें तो कहावत या लोकोक्ति है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आप एक वृक्ष लगा सकते हैं तो आप उसी में गहराई से उतर जाइए। जीवन भर में कुछ नहीं, उन्होंने कहा 18 पौधे लगवाते हैं वो, अगर 18 नहीं लगा सकते 8 लगाइए, 8 नहीं लगा सकते 1 ही लगाइए, लेकिन उस एक को जो है आप अपने जीवन काल में कम से कम ऐसा बना दें कि वो अपनी पूरी आयु जी सके, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो कोई आपका पेट यानी पालतू हो। आप ये करके देखें। मैं स्वयं कर रहा हूं तो थोड़ी बहुत जो है ये कहूँ कि सीख हासिल हुई है। आप किसी के भी जीवन से जुड़ते हैं, वो आपको आपके जीवन का आईना दिखा देता है। जैसे अभी नागेंद्र जी कह रहे थे कि दाना, पानी, आवास, और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, प्यार। जब आप पेट रखते हैं तो पेट को सिर्फ आप खाना, पीना, सोना यही नहीं करते हैं, आप उसको दुलार भी करते हैं, आप उसको प्यार भी करते हैं। तो पर्यावरण एक ऐसी चीज है जिसको हम प्यार नहीं कर सकते, वो अपने आप में संपूर्ण रूप से प्यार है, हम उसी के अंग हैं। ये तो हम लोगों ने जो आज अपनी जो ये एक इंसानी यात्रा जो तय की है, इसके तहत हमने जो है भेदभाव पैदा कर दिया है। एक उन्होंने अभी मैं नोट कर रहा था, मैं भूल रहा हूं, संभवतः राजेश कुमार सुमन जी ने ही कहा था कि बेटी के नाम पे वो आम का पौधा लगाते हैं। मैं उनसे सहमत असहमत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें इसको थोड़ा और विस्तार देने की जरूरत है। जैसे ही आप बेटी और बेटा के बीच में एक भेदभाव की बात करते हैं तो हम भेदभाव को मिटाने के नाम पे ही उस भेदभाव को जिंदा रखते हैं। क्योंकि अगर बेटा और बेटी में अगर आपने कभी भेदभाव किया ही नहीं तो फिर आपको बेटी को या बेटा को अलग से कुछ सहूलियतें देने के लिए या उनको ये करने के लिए तो तमामों चीजें जो आज है, भ्रूण हत्या, पालन पोषण में कमी, लड़कियों की शिक्षा में ध्यान नहीं देना, ये सारी चीजें जैसे ही लड़का और लड़की का भेद को जब तक हम स्थिर बना के रखते हैं तभी तक हम इस भेदभाव को मिटाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस भेद को माने ही नहीं तो फिर इस भेद में कोई भाव ही नहीं बचेगा। तो ये जो श्रोताओं के साथ मैं सुन रहा था,
उन्हीं सब चीजों की मैं बातें कर रहा हूँ। मैं अपनी ओर से कुछ जोड़ नहीं रहा हूँ, जो मैं समझा हूँ सिर्फ वो कह रहा हूँ। और नागेंद्र जी ने एक बहुत अहम बात कही कि गौरैया को हम वापस अपने पास कैसे बुलाएं। बुलाने का एक ही तरीका है, उन्होंने मंत्र दे रखा है, दाना पानी आवास और प्यार मोहब्बत। प्यार देंगे तो वो सूखी रोटी खाने भी आपके पास आ जाएगी, प्यार से नहीं बुलाएंगे तो कोई भी जीव जंतु नहीं आएगा, हमारे अपने बच्चे नहीं आते अगर हम प्यार नहीं करते। लेकिन एक बहुत ही मतलब मैं कहूँ कि ये इसे विडंबना कहूँ या आज के हमारे सामाजिक जीवन की या हमारे जो भी सामाजिक जीवन के इंसानी जीवन की एक बड़ी ही अजीब सी चीज जो है मैं ऑब्जर्व करता हूँ। आज दाना पानी आवास प्यार, प्यार में तो पैसा नहीं लगता, दाना पानी में हो सकता है पैसा, क्योंकि हम लोग हर चीज को पैसे के रूप में देखते हैं। ये इंसान ने एक अजीब सी चीज बना दी है पैसा। और मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आज इंसान किसी को कुछ भी नहीं देना चाहता है, सिर्फ लेना चाहता है। और ऐसा बैंक अकाउंट संभवतः इस धरती पर नहीं है जिसमें कि आप डाले नहीं और सिर्फ निकालते चले जाएं। यही हमारी एक, मुझे लगता है कि हम लोगों की कमी रह गई है। तो ये मेरा जो है आज के इस चर्चा से जो मैं सीखा था, मैं उसको पुनः इस चर्चा में ही वापस रिसाइकलिंग कर रहा हूँ एक तरीके से, मुझे माफ करें। तो बस इतना ही कहना था संजय जी। अब मैं आग्रह करूंगा कि आप इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आवाज सर मिल रही है? हेलो, मिल रही है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं संजय जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो अपनी बात रखी। मैं अब राजेश सुमन जी के पास चलता हूँ, समय बहुत हो चला है। राजेश सुमन जी कोई संदेश देना चाहते हो हमारे तमाम दर्शकों को, तो आप संदेश दें चंद शब्दों में। श्री राजेश कुमार सुमन जी। राजेश कुमार सुमन जी, लगता है उनका संपर्क कटा हुआ है। मैं भी चलता हूं जिज्ञासा सिंह जी के पास। जिज्ञासा जी, आपसे आग्रह है कि संदेश के तौर पर एक कविता सुना दें गौरैया संरक्षण को लेकर। जिज्ञासा जी। जी, मैं संदेश के अलावा कुछ अपने घरेलू अनुभव भी थोड़े 2 लाइन में बताना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत। आदरणीय नागेंद्र सिंह जी ने कहा और दिनेश कुमार जी ने भी कहा कि घर में दाना पानी और आवास चाहिए। तो मेरा अनुभव ये रहा कि मेरे घर में पहले बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं थे जब मैंने घर खरीदा। फिर मैंने एक पेड़ लगाया आम का, और कुछ बेल लगाई अंगूर की, और एक चीकू का पेड़ लगाया। आज की तारीख में मेरे घर में कम से कम 10 तरह के पक्षी आते हैं। गौरैया एक दिखी, फिर 2 दिखी, आज की डेट में होंगी करीब 10-15 गौरैया हमारे यहाँ दिखती हैं। तो दाना भी है, पानी भी, और कुछ अपने आप भी पानी वो ले लेती है, जैसे टंकी से पानी चू गया या नल से पानी चू गया, वो भी ले लेती हैं। लेकिन अगर पेड़ पौधे होंगे तो सिंचाई होगी, उससे भी वो पानी ले लेती हैं। और केवल हमें दाना भी रखते रहो पेड़ पौधे के साथ, गमले में पानी डालो तो उससे भी वो पानी ले लेती हैं, और उसी पानी में ही उनका जीवन चल जाता है। लेकिन बस थोड़ा सा हमें जागरूक होने की जरूरत है। इसी को लेकर के मैंने 2 गीत लिखे हैं, मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। वो लोकगीत के आधार पे है। जी जी। मेरे घर आना तू प्यारी गौरैया, मेरे घर आना तू प्यारी गौरैया, शोर मचाना तू प्यारी गौरैया, तोता को लाना मैना को लाना, तोता को लाना मैना को लाना, बुलबुल को लाना तू प्यारी गौरैया, बुलबुल को लाना तू प्यारी गौरैया, मेरे घर आना तू प्यारी गौरैया, पेड़ लगाऊंगी पकड़िया लगाऊंगी, पेड़ लगाऊंगी पकड़िया लगाऊंगी, घोंसला बनाना तू प्यारी गौरैया, घोंसला बनाना तू प्यारी गौरैया, मेरे घर आना तू प्यारी गौरैया, दाना भी दूंगी तुम्हें पानी भी दूंगी, दाना भी दूंगी तुम्हें पानी भी दूंगी, खूब नहाना तू प्यारी गौरैया, खूब नहाना तू प्यारी गौरैया, मेरे घर आना तू प्यारी गौरैया,
खूब बड़ा सा है मोरा आंगनवा, खूब बड़ा सा है मोरा आंगनवा, फुदक फुदक जाना तू प्यारी गौरैया, फुदक फुदक जाना तू प्यारी गौरैया, मेरे घर आना तू प्यारी गौरैया। मोरे आंगनवा में झूला पड़ा है, मोरे आंगनवा में झूला पड़ा है, झूल झूल जाना तू प्यारी गौरैया, मेरे घर आना तू प्यारी गौरैया। शाम सवेरे मैं तुमको निहारूंगी, शाम सवेरे मैं तुमको निहारूंगी, हंस बत्तियां ना तू प्यारी गौरैया, चू 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 करना तू प्यारी गौरैया। रोज सुबह तुम मुझको जगाना, रोज सुबह तुम मुझको जगाना, गाके मधुर गाना तू प्यारी गौरैया, मेरे घर आना तू प्यारी गौरैया। पर्यावरण की तुम हो सहेली, पर्यावरण की तुम हो सहेली, रूठ नहीं जाना तू प्यारी गौरैया, रूठ नहीं जाना तू प्यारी गौरैया, मेरे घर आना तू प्यारी गौरैया। ये मेरी कविता थी। एक और कविता कल जी, एक और कविता मैंने गौरैया की करुण पुकार पे लिखी है। अरे कुछ कविता मुझे भी सुनानी है भाई, तब आप सुना दोगी। नहीं, एक मिनट, पहले जिज्ञासा जी आप सुना लें, उसके बाद हम चलेंगे डॉक्टर मेहता जी के पास। जी, एक और कविता मैंने भगवान से, कन्हैया जी से पुकार की गौरैया की क्या है, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम नारी सरकार से भी पुकार की एक कविता है, लेकिन समय नहीं रहेगा, फिर अगली बार सुनाएंगे। एक कविता सुना दें, उसके बाद नागेंद्र जी के पास चलेंगे। जी 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 जी। अब कहाँ छुपे हो कन्हैया, हे मुरली के बजवैया, तुम कहाँ छुपे हो कन्हैया, मैं वन वन तुमको ढूंढूं, मैं उड़ उड़ तुमको ढूंढूं, दो पंखों की गौरैया, मैं दूर देश उड़ जाऊं, मैं दूर देश उड़ जाऊं, पर तुमको देख न पाऊं, मेरा जीवन आज भंवर में, मेरा जीवन आज भंवर में, मेरी डूब रही है नैया, अब कहाँ छुपे हो कन्हैया, कुछ लोग हैं मेरे दुश्मन, मेरा रोज उजाड़े उपवन, कुछ लोग मेरे हैं दुश्मन, मेरा रोज उजाड़े उपवन, मेरा नीड़ गिरा धरती पर, मेरा नीड़ गिरा धरती पर, मेरी उजड़ गई अंगनैया, अब कहाँ छुपे हो कन्हैया, प्रभु मेरी विपदा सुन लो, कुछ मेरी पीड़ा हर लो, मेरे बाल वृंद सब व्याकुल, मेरे बाल वृंद सब व्याकुल, मेरी उजड़ी देख नगरिया, अब कहाँ छुपे हो कन्हैया, मैं खाती रूखी सूखी, मैं खाती रूखी सूखी, थोड़े से प्रेम की भूखी, एक विटप की टहनी पे रह लूं, एक विटप की टहनी पे रह लूं, जल पी लूं उड़
के तलैया, अब कहाँ छुपे हो कन्हैया। सब इतनी अरज मेरी सुन लें, सब इतनी अरज मेरी सुन लें, अपने दिल में भी जगह दे, छज्जे के किसी कोने में, छज्जे के किसी कोने में रह लूंगी बना के मड़ैया, अब कहाँ छुपे हो कन्हैया। आगे की पंक्ति जरूर सुने। मेरे वृद्ध जटायु नाना, मेरे वृद्ध जटायु नाना, श्री राम ने लोहा माना। मेरे वृद्ध जटायु नाना, श्री राम ने लोहा माना। सीता के लिए रावण से लड़े, सीता के लिए रावण से लड़े, कहलाए वीर लड़ैया, अब कहाँ छुपे हो कन्हैया। जब समय कभी आएगा, जब समय कभी आएगा, मेरा कर्म भी दिख जाएगा, मेरा कर्म भी दिख जाएगा। इस जीव जगत की खातिर, इस जीव जगत की खातिर, सेवा में सदा चिरैया, सेवा में सदा गौरैया, अब कहाँ छुपे हो कन्हैया, अब कहाँ छुपे हो कन्हैया। शुक्रिया जिज्ञासा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि रूखी सूखी खाती हूँ मैं गोरैया। और सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि गोरैया जो बहुत छोटी चिड़िया होती है, वो पूरे दिन भर में 4 से 5 ग्राम केवल वो खाना खाती है, आहार लेती है, दाना लेती है। और हम उसके लिए अगर एक मुट्ठी भी अनाज रख दें तो काफी उसका भला होगा। रूठी गोरैया हमारे घर पर आएगी, हम 10 बाल्टी से अपनी गाड़ी को धोते हैं। अगर हम उसके लिए 1 कप प्याला पानी रख दें तो वह उसकी प्यास बुझ सकती है। जो गर्मियों में चींची करके, वो चींची करके, चटाहट करके वो भागती है, चोंच खुले चोंच की तरफ पानी ढूंढती है, उससे पानी मिल पाएगा। और हम चलते हैं डॉक्टर मेहता नागेंद्र सिंह के पास और उनसे आग्रह करते हैं कि एक कविता का वो सुनाए और वही कविता के जरिए अपना संदेश दें, मैसेज दें लोगों को। डॉक्टर मेहता नागेंद्र सिंह जी नमस्ते। पहले जो जिज्ञासा जी की कविता सुनकर मन प्रसन्न हो। नागेंद्र जी समय नहीं है, चाहता हूँ वसुंधरा में अपनी रचनाएं भेजें, मैं उसे प्रकाशित करूंगा ताकि सारे लोग जाने कि आप प्रीफेक्टो काम। नागेंद्र जी मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, कृपया कविता का पाठ करें, समय हो चला है काफी। जी 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 बहुत शुक्रिया। अब देखिए, हम 2 रचना 3 मिनट में सुनाता हूँ, एक कविता सुनाता हूँ, एक गोरैया पर गजल सुनाऊंगा। तो आप कविता सुनिए। शीर्षक है कुदरत की थाती। कुदरत की थाती है गोरैया, सबका मन भाती है गोरैया। कुदरत की थाती है गोरैया, सबका मन भाती है गोरैया। खिड़की पर जब आती है गोरैया, खिड़की पर जब आती है गोरैया, नींद से जगाती है चोरैया। खिड़की पर जब आती है गोरैया, नींद से जगाती है गोरैया। आंगन में आती है गोरैया, खिड़की पर आती है गोरैया, नींद से जगाती है गोरैया। भैरवी सुनाती है गोरैया, चूं चूं कर गाती है गोरैया। आंगन में आती है गोरैया, फिर नाच दिखाती है गोरैया। पेड़ों पर जाती है गोरैया,
घोंसला बनाती है गोरैया, निज वंश बढ़ाती है गोरैया, निज वंश बढ़ाती है गोरैया, फिर खुशी मनाती है गोरैया, रेत में नहाती है गोरैया। देखिए, जब रेत में गोरैया नहाने लगे तो आप जानिए कि वर्षा होगी। ये बहुत बड़ी कहावत है। निज वंश रेत में नहाती है गोरैया, मेघ को बुलाती है गोरैया, सोचो क्या लाती है गोरैया, क्या सबक सिखाती है गोरैया। अब ये इस पर एक गजल आप सुनिए, ये पहली गजल है गोरैया पर। जिज्ञासा जी, ये पहली गजल अभी तक गोरैया पर लिखी गई है। रोज सवेरे हमें जगा जाती है गोरैया, रोज सवेरे हमें जगा जाती है गोरैया, फुदक फुदक कर भैरवी सुना जाती है गोरैया। भोर की पहुनाई से घर आंगन भी खुश हो जाता, भोर की पहुनाई से घर आंगन भी खुश हो जाता, चहल कदमी का सिलसिला बना जाती है गोरैया, चहल कदमी का सिलसिला बना जाती है गोरैया। खेत में पड़े फिर फसलों पर रेंगते कीड़े, खेत में पड़े या फसलों पर रेंगते कीड़े, स्वाद वाला भोजन होता बताती है गोरैया। सांप हो या बिल्ली या फिर कोई और घुसपैठिया, सांप हो बिल्ली हो या फिर कोई घुसपैठिया, शोरगुल मचा प्रतिरोध जताती है गोरैया, शोरगुल मचा प्रतिरोध जताती है गोरैया। रोज सवेरे हमें जगा जाती है गोरैया, फुदक फुदक कर भैरवी सुना जाती है गोरैया। आगे का शेर देखें। एक मोहक सा रिश्ता बना था बचपन में अधिक, एक मोहक सा रिश्ता बना था बचपन से, लेकिन यदा कदा ही चेहरा अब दिखा जाती है गोरैया। बहुत मार्मिक बात है। एक मोहक सा रिश्ता बना था बचपन से, लेकिन एक मोहक सा रिश्ता बना था बचपन से, लेकिन यदा कदा ही चेहरा दिखा जाती है गोरैया। और अंतिम शेर है। धरा से गगन तक सैर करने वाली नहीं है दूजा, धरा से गगन तक सैर करने वाली नहीं है दूजा, सबक संरक्षण की याद दिला जाती है गोरैया, सबक संरक्षण की याद दिला जाती है। और मक्का का शेर देखें। बात यहाँ केवल गोरैया का नहीं समझे मेहता, बात यहाँ केवल गोरैया की नहीं समझे मेहता, बल्कि पाठ पर्यावरण का पढ़ा जाती है गोरैया, बल्कि पाठ पर्यावरण का पढ़ा जाती है गोरैया। रोज सवेरे हमें जगा जाती है गोरैया, फुदक फुदक कर भैरवी सुना जाती है गोरैया, सुना जाती है गोरैया। मित्रों, इस तरह से जन जागरण के लिए साहित्य जरूरी है। और मैं 1 मिनट और समय लेना चाहूंगा कि आप गोरैया को लेकर रचना करें। अब जैसे एक जापानी है, समय नहीं है लोगों को इतनी देर आपकी बातें सुने, आपकी कविता सुने, तो वैसी स्थिति में जापान में एक हाइकू विधा है जो 3 पंक्तियों का होता है। उसमें देखिए गोरैया का मैसेज मैंने कैसे दिया है। सिर्फ 1 मिनट समय और लूंगा। ओरी गोरैया क्यों लगती हो प्यारी, ओरी गोरैया क्यों लगती हो प्यारी, हमें बता जा। दूसरा हाइकू है।
रंग बिरंगे लिबासों से लिपटी, रंग बिरंग लिबासों से लिपटी न्यारी दिखती हो, रंग बिरंगे लिबासों में लिपटी न्यारी दिखती हो। तीसरा, कीड़े मकोड़े खाके करती हो स्वच्छ, कीड़े मकोड़े खाकर करती हो स्वच्छ पर्यावरण। महिमा तेरी अजब अनोखी है, महिमा तेरी अजब अनोखी है कुदरत की, वंश वृद्धि का एहसास दे जाती। वंश वृद्धि का जब वो घोंसला में, जिस घर में अपने घोंसला बनाकर वो जन प्रोसेस करती है, वो समझिए वो वंश में भी, उस घर में भी वंश वृद्धि का। शुक्रिया मेहता नागेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें पाठ सिखा जाती है गोरैया, संरक्षण का पाठ सिखाती है गोरैया। और कई मुद्दों पर आपने कविता के जरिए, गजल के जरिए आपने गोरैया और संरक्षण की बात की, इकोसिस्टम की बात की। और ये हम फिर आपसे मिलेंगे अगले, लेकिन हम चाहते हैं कि आज के जो ये हमारी गोरैया और एनवायरमेंटल वॉरियर पटना के बिहार के जो संयोजक हैं निशांत रंजन हमारे साथ से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने काफी गोरैया संरक्षण के लिए लोगों के बीच जा जाकर बॉक्स बांटते हैं, दाना बांटते हैं। इनकी पूरी टीम है, बिना किसी से पैसा लिए निःशुल्क सेवा करते हैं और पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, गोरैया संरक्षण की बात करते हैं। और मैं निशांत रंजन जी से आग्रह करता हूं कि आज हमारे सम्मानित अतिथि ने जिस तरह से एक परिचर्चा में भाग लिया और तमाम दर्शकों का ज्ञान वर्धन किया, आप उस पर उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। निशांत रंजन जी धन्यवाद संजय सर जी। आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं निशांत रंजन, भूगोल विभाग पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। सबसे पहले मैं दिनेश सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि दिनेश सर ने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छे से हमें समझाया कि एक एक छोटे छोटे जीवों को भी हमें जोड़ने को बताया। फिर आपने पहाड़ों को बताया कि उनकी भी एक उम्र होती है, हमारी तो 100 साल है, उनकी तो करोड़ों अरबों साल है, अरावली है, जैसे बहुत सारे पहाड़ों की। पर्यावरण संतुलन हम बिगाड़ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा दोष हम मनुष्य का है। ये बात आपने एक आम के जरिए से समझाया कि आम का एक पहले हम खाते थे, फेंक देते थे, उससे पेड़ निकल जाता था, एक पर्यावरण संतुलित रहता था। लेकिन आज जैम बनाने के विभिन्न प्रकार के हम जो बनावटी हो चुके हैं, या कहें कि बनावटी प्रधान अपने जीवन के जीने के लिए हम लोग उसका अलग अलग यूज करें, जिससे पर्यावरण की कई सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। आपने बहुत अच्छे से सर समझाया, आपने एक जीव को पालने का भी एक सजेशन दिया जो बहुत ही बढ़िया था सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर। राजेश सर, सुमन सर जिनका भी कनेक्शन कट गया, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि कैसे 2050 में मनुष्य होंगे, हमारे पीठ पे ऑक्सीजन और हमारे पीठ पे ऑक्सीजन लेकर हम घूमे। कुछ दिन पिछले बार भी जगत सर ने भी दिखाया था कि हमारे पास एक ऑक्सीजन का गैस है जिसे आसपास से छिड़क दे और आराम से ऑक्सीजन मिलने लग रहा है। तो ऐसी स्थिति हमारी आ चुकी है और जल्द ही और भयंकर स्थिति आने वाली है। हम लोगों ने एक रिपोर्ट में पाया है कि 1975 से लेकर 2013 तक केवल पटना का टेम्परेचर जो है लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जबकि पहले 100 साल में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता था। तो हम किस मुहाने की ओर जा रहे हैं, ये इससे हम लोग बेखूबी समझ सकते हैं हमारा अंत कितना नजदीक है और उसके कारण हम हैं किस तरफ। सर ने बहुत अच्छे से बताया, उन्होंने ग्रीन पाठशाला कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने जन्मदिन पर, शादी पर, विवाह पर, हर एक फंक्शन पर, सालगिरह पर, हर चीज पे पौधारोपण का एक बहुत ही बेहतरीन संदेश दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे सारे श्रोताओं की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारी गोरैया एनवायरमेंट वॉरियर्स के संयुक्त की तरफ से। जिज्ञासा मैम, आपकी तो क्या तारीफ कीजिए, आपके स्वर पे माँ सरस्वती मतलब स्वयं विराजमान है। इतना मधुर आवाज और इतने बेहतरीन तरीके से आपने हमें कविता का पाठ किया, मतलब क्या कहा जाए। आपको पिछले बार भी संजय सर ने आपकी कविता का पाठ किया था, बहुत ही बेहतरीन लेखिका और बहुत ही मतलब क्या, आपको तो सीखने के लिए बिल्कुल हाथ जोड़ के मैम, आप बहुत ही अच्छा समझाई, अपनी बातों को आपने बहुत अच्छे से हमारे सामने रखा। बहुत बहुत डॉक्टर नागेंद्र मेहता सर, आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें किस चीज गौरैया को बुलाने के लिए क्या जरूरी है। उनको खाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को लिए हमारे लिए रोटी, कपड़ा और मकान जिस तरह मनुष्य के लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार गौरैया के लिए भी दाना पानी,
एक आवास जो उसका जिस पे वो घर बना सके, और प्यार, इसकी जरूरत है। आपने बहुत अच्छे से समझाया सर। और संजय सर, आपको सर बहुत बहुत आभार, इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। ये सब कुछ आपकी मेहनत की वजह से ही संभव हो पाया। सच में हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने आयोजित किया, लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला, मैम के कविताओं से हमें सीखने को मिला, सर के दिनेश सर और नागेंद्र मेहता सर के बातों से हमें सीखने को मिला कि कैसे हम रूठी गौरैया को बुला सकते हैं। और हमें केवल गौरैया ही नहीं, दूसरे जानवरों को भी, एक हमें जानवर पालना चाहिए, वो कोई भी क्यों ना हो, तोता हो, लेकिन हाँ उन्हें पिंजरों में कैद करके नहीं रखना चाहिए, आप खुले में रखें। जैसे एक तोता को हमारे संजय सर भी पालते हैं, जो आता है अक्सर इनके गली में, इनका से सेव खाता है, बिस्किट खाता है, बात करता है, फिर चला जाता है। इस तरह से हमें पाल के हमें रखने चाहिए। बहुत बहुत आभार सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके इस लाइव कॉन्टेस्ट में जुड़ने के लिए। जितने भी हमारे श्रोता जो हमें फेसबुक के विभिन्न माध्यमों से सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार आप लोगों को सुनने के लिए सर। बहुत बहुत हमारे तरफ से आभार सर। शुक्रिया श्री निशांत रंजन, इन्वायरमेंटल योद्धा, पटना बिहार। आपने कहा कि मेरा केवल मेरी कोशिश नहीं है बल्कि आपकी भी कोशिश है, और मैं इसके लिए सबसे अपने अभिवाहक कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं मार्गदर्शक के तौर पर कह सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस परिचर्चा में श्री दिनेश कुमार सर जुड़े हुए हैं। उनका काफी मार्गदर्शन मिलता रहता है, एक मतलब ऐसा मार्गदर्शन मिलता है कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो आयोजन का हो या फिर चर्चा का हो, हर तरह से मार्गदर्शन देते रहते हैं। आप तमाम जो हमारे श्रोता दर्शक इस ऑनलाइन परिचर्चा से जुड़े, और हमारी कोशिश है कि हम विचारों से आगे बढ़े, जैसे अपनी कविताओं की जरिए जिज्ञासा सिंह, डॉक्टर मेहता नागेंद्र जी और तमाम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसी तरह ये कड़ी चलती रहेगी। हम फिर मिलेंगे किसी अगले संडे को नए विषय को लेकर, और हमारी गौरैया और पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण इन्वायरमेंटल वैरियर की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम में आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।